के डाई में अपने बेटे विद्युत धारा कर रहे थे। विद्युत धारा के अंतर्गत अपने प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटे। आज अपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटे। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपने पास क्या है? विद्युत सेल। विद्युत सेल, विद्युत सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल क्या है? देखिए बेटे, वीडियो आप पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। अपना यूट्यूब चैनल जो है वो है फ्री डाइव। फ्री डाइव पे जाइए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिले। इलेक्ट्रिक सेल, ये क्वेश्चन कभी पेपर में पूछा नहीं जाता है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, क्योंकि जब अपने प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी अपने को इलेक्ट्रिक सेल काम में लेने हैं। और वैसे भी अपने पास क्या है कि सेल बार बार अपने जोड़ते हैं क्या सेल, उसके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को बनाए रखती है। यानी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, विभवांतर उत्पन्न करने वाली, विभवांतर उत्पन्न करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। सेल कहलाती है। विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने वाली जो युक्ति है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल कहलाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी अपने पास है कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो सेल क्या है? ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सेल कहलाती है। सेल कहलाती है ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है, विद्युत सेल कहलाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सेल के बारे में, सेल आवेश का स्रोत नहीं है। ये ध्यान रखना है, सेल आवेश का स्रोत नहीं है। सेल जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। सेल जो है, सेल आवेश प्रदान नहीं करता है। सेल आवेश प्रदान नहीं करता, यानी ये आवेश का स्रोत प्रदान नहीं करता है। आवेश का स्रोत नहीं है बेटा, ये आवेश प्रदान नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये किसका स्रोत है? ये ऊर्जा का स्रोत है। ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा का स्रोत है। इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी सेल जो है वो क्या है कि ऊर्जा का स्रोत है। सेल दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल अपने पास। थोड़ा सा सेल की एक बार अपने देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होती है। सेल में क्या होता है बेटा? सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं इनको किसी भी द्रव में डुबो के रखा जाता है। जो द्रव होता है उस द्रव को विद्युत अपव्यय कहते हैं। वो सेल के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग सेलों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग सेलों के लिए इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं। एक अपने सिंपल सा सेल का डायग्राम बना लें कि सेल क्या चीज है। सेल अपने पास क्या है? सेल में दो विभिन्न धातुओं के क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। अपने पास ये कोई पाता है सेल का, इसके अंदर ये इसका विद्युत अपव्यय है। ये इसका क्या है? विद्युत अपव्यय, विद्युत अपव्यय। और इसके अंदर अपने पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, अलग अलग पदार्थ के इलेक्ट्रोड। इस तरह से दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड। ये दो अपने पास क्या है? इलेक्ट्रोड। इस तरह की एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं
तो ये अपने पास सेल की क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, यानी इसमें दो विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड हैं जो किसी द्रव में डूबे होते हैं और उस द्रव को क्या कहते हैं, विद्युत अपवृत्ति कहते हैं। ये सिंपल सा अपने पास सेल क्या होता है ये है। अब आता है सेल के प्रकार। सेल दो प्रकार के होते हैं। अपने सिलेबस में अपने दो प्रकार के सेलों का उपयोग करते हैं। परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा क्या, सेल की परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अपने इसको यूज कर रहे हैं तो पता होना चाहिए है क्या चीज। सेल के टाइप्स क्या हैं, विद्युत सेल के प्रकार के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल दो तरह के होते हैं। एक है अपने पास बेटे प्राथमिक सेल, प्राथमिक प्राइमरी सेल जिसको बोलते हैं। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं बेटा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी सिर्फ ये क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इन्हें एक ही बार प्रयुक्त किया जाता है, मतलब इन्हें एक बार जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो दोबारा इनको काम में नहीं लिया जा सकता। इन्हें एक ही बार प्रयुक्त किया जाता है, मतलब एक बार जब काम में ले लिया तो इनको दोबारा काम में नहीं ले सकते। इनमें सिर्फ रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक ही बार इनको क्या कर सकते हैं, अपने प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे सेलों को प्राथमिक सेल कहते हैं। उदाहरण बेटा प्राथमिक सेल के उदाहरण शुष्क सेल, सूखा सेल जिसको बोलते हैं, शुष्क सेल जो अपने रेडियो में काम में लेते हैं, टॉर्च में काम में लेते हैं, वो अपने पास क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। शुष्क सेल जो घरों में अपने यूज करते हैं, शुष्क सेल है। लेक्लांसी सेल है, लेक्लांसी सेल को अपने लैब में यूज करेंगे बेटा, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो लेक्लांसी सेल को यूज करेंगे। इन दोनों सेलों की जो मैकेनिज्म है वो एक जैसी होती है, यानी अपने पास जो पदार्थ इसमें यूज होता है वही इसमें यूज होता है। ये अपने पास क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में अपने इसको तैयार करते हैं। ये अपने पास ड्राई फॉर्म में आता है, शुष्क रूप में आता है। तो लेक्लांसी सेल अपने लैब में काम में लेंगे। डेनियल सेल भी अपने लैब में काम में लेंगे। ये सेल होते हैं, ये प्राइमरी सेल होते हैं, मतलब एक बार का मतलब ये नहीं है एक ही बार, मतलब रेडियो में अपने सेल डाल दिया, जब वो डिस्चार्ज हो गया तो उसको दोबारा काम में नहीं ले सकते, ये मतलब है एक ही बार का, उसके बाद उसको गिराना पड़ता है। दूसरा अपने पास द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल किसे होते हैं, द्वितीयक सेल जो होते हैं सेकेंडरी सेल बोलते हैं इनको। द्वितीयक सेल में क्या होता है, ये चीज होती है जब अपने इसको ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है, स्टोर कर देता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करता है, फिर इसी रासायनिक ऊर्जा को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। पहले तो विद्युत ऊर्जा इसमें स्टोर होती है किस रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, और फिर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है किसमें, विद्युत ऊर्जा के रूप में। इसका एग्जाम्पल बेटा सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल नॉर्मली अपने इसको क्या कहते हैं, बैटरी कह देते हैं। तो जो बैटरी होती है नॉर्मली अपने इसको क्या कहते हैं, सीसा संचायक सेल को बैटरी बोल देते हैं। तो बैटरी जो होती है वो सीसा संचायक सेल होती है, और ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ये बार बार इसका यूज किया जा सकता है, मतलब इन्हें बार बार आवश्यक किया जा सकता है। घरों में जो इन्वर्टर लगे होते हैं, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी होती है वो यही सेल होती है, सीसा संचायक सेल ही होती है। तो उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन रहती है, उसका क्या मैकेनिज्म रहती है, किस तरह से वो काम करता है। देखिए बैटरी जो होती है इन्वर्टर के साथ जो लगी होती है, इन्वर्टर से वो पहले क्या होती है, चार्ज होती है। जब वो इन्वर्टर से चार्ज होती है तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। जब लाइट चली जाती है तो वही बैटरी अपनी रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में ले लेती है, अपने को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देती है। तो इसको अपने बार बार, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टर की बैटरी जो है वो बार बार अपने आप आवेशित होती रहती है, यानी इसको बार बार अपने प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये समझा सिंपल सा कि सेल क्या है। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ये ध्यान रखना है। ये प्राथमिक वाले जो सेल है ये अपन क्या करेंगे, काम में लेंगे जब अपने प्रैक्टिकल करेंगे।
द्वितीयक सेल भी काम में लेते हैं जब प्रैक्टिकल करते हैं। द्वितीयक सेल का एक अपने पास क्या होता है, ऑप्शन होता है कि बैटरी एलिमिनेटर भी यूज कर लिया जाता है। तो डायरेक्ट वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को जितनी अपने पास आवश्यकता है उस वोल्टेज में बैटरी एलिमिनेटर जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है। तो हालांकि कुछ लैब में अपने क्या करते हैं, शीशा संचायक सेल भी यूज कर लेते हैं। तो ये तो था बेटा सेल क्या है। अब जो अपने डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो सेल का जो विद्युत अपघट्य है, अभी अपने पढ़ा, सेल का जो विद्युत अपघट्य है वो आवेश प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। और सेल का विद्युत अपघट्य आवेश प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उस बाधा को अपन क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, विद्युत अपघट्य द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में, आवेश प्रवाह के मार्ग में डाली जाने वाली बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे अपने बेटा स्मॉल आर से, स्मॉल आर द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अपने इसको स्मॉल आर से लिखेंगे। तो सेल का जो विद्युत अपघट्य है वो विद्युत अपघट्य आवेश प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और इस बाधा को अपने क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको अपने आर से लिखेंगे। अब आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता क्या है, निर्भरता क्या क्या है, किन किन बातों पर ये डिपेंड करता है। निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध जो सेल का वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। नंबर 1, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, जो अपने विद्युत अपघट्य काम में लेंगे बेटा उस पर डिपेंड करेगा, उसकी जो नेचर है उस नेचर पे डिपेंड करेगा। उसकी नेचर के अकॉर्डिंग किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो सकता है और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का अपने विद्युत अपघट्य काम में ले रहे हैं, तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। दूसरा, जो अपने इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड जो काम में ले रहे हैं, इलेक्ट्रोडों के पदार्थ की प्रकृति पर। जो इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं उन इलेक्ट्रोडों के पदार्थ की प्रकृति पर यह डिपेंड करता है कि किस टाइप का अपने पदार्थ इलेक्ट्रोड के रूप में ले रहे हैं और उसमें किस तरह की इम्प्योरिटी वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन पर भी डिपेंड करता है। थर्ड जो है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, जब अपने उसको डिप करते हैं, उसमें रखते हैं विद्युत अपघट्य में, तो उनके बीच की दूरी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस दूरी पर भी ये आंतरिक प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। दूरी ज्यादा होती है बेटा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, अगर उनके बीच की दूरी कम है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। लेकिन अपने को यह याद इस तरह से रखना है कि ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर आंतरिक प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। चौथा क्या, और ये चीजें जो है ये जब अपने प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम अपने काम आने वाली है, क्योंकि अपने खुद इलेक्ट्रोड रखेंगे उस सेल में, तो अपने ध्यान रखेंगे कि उनके बीच की दूरी बार बार परिवर्तित न हो, क्योंकि अगर उनके बीच की दूरी बार बार परिवर्तित हो गई तो जो अपने रीडिंग ले रहे हैं उस रीडिंग में दिक्कत आ जाती है, यानी वो चेंज हो जाती है। तो अपने को ये ध्यान रखना होता है कि इस
इससे क्या होता है कि अपनी जो रीडिंग है वो इफेक्टेड हो सकती है। तो ये चीजें अपने ध्यान रखेंगे। चौथी चीज भी अपने को ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोड का या इलेक्ट्रोडों का विद्युत अपघट्य में डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल जो अपने पास इलेक्ट्रोड है, उन इलेक्ट्रोडों को अपने क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य में डुबोएंगे। तो इनके डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगर कम भाग डूबा हुआ है तो अपने पास क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ज्यादा भाग डूबा हुआ है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होती है। तो डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ये महत्वपूर्ण बातें अपने पास क्या थी, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से संबंधित थी। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बेटे सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा आवेश प्रवाह के मार्ग में जो बाधा डाली जाती है उस बाधा को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा। इसको आर से लिखेंगे और ये इन बातों पर क्या है, डिपेंड करता है। अब आता है बेटा सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल को समझने के लिए अपने सेल का एक डायग्राम बनाते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल समझने के लिए अपने क्या करते हैं, सेल का एक डायग्राम बनाते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, इसके लिए पहले अपने डायग्राम बनाते हैं सेल का। ये अपने पास एक सेल है, इसके ये दो इलेक्ट्रोड अपने पास, ये दो इलेक्ट्रोड इसको अपने एक परिपथ में जोड़ देते हैं। ये एक प्रतिरोध होता है, यहाँ एक कुंजी लगा दी और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। ये अपने पास सेल है, ये प्रतिरोध R है, ये कुंजी K। देखिए EMF की मैं एकदम सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, आप इसी तरह से याद रखिए। जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये जो मैंने अभी डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में सेल खुले परिपथ में, क्योंकि जब तक ये कुंजी नहीं लगाएंगे तब तक इस सेल से इस परिपथ में धारा नहीं बहेगी, और जब तक सेल से बाह्य परिपथ में धारा नहीं बहती है, सेल खुले परिपथ में कहलाता है। अगर कुंजी लगा देंगे तो ये सेल बंद परिपथ में कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, जब सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल E कहते हैं। E से लिखेंगे इसको, E कहते हैं, विद्युत वाहक बल E कहते हैं। अब देखिए बेटा, जब अपने पास ये खुले परिपथ में है तो इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वही रीडिंग इसका विद्युत वाहक बल है, क्योंकि ये वोल्टमीटर क्या पढ़ेगा, इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर को पढ़ेगा। तो जब ये सेल खुले परिपथ में है तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं।
और इस विद्युत वाहक बल को अपने किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। अब आता है क्या, टर्मिनल वोल्ट का, टर्मिनल वोल्ट का। दूसरा अपने पास है टर्मिनल वोल्ट का, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, सेल की टर्मिनल वोल्ट का, सेल की टर्मिनल वोल्ट का। सेल की टर्मिनल वोल्ट का क्या है, अब देखिए जब सेल बंद परिपथ में है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल जब बंद परिपथ में अर्थात जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्ट का कहते हैं। अगर मैं ये कुंजी लगा लूं, जैसे मैं ये कुंजी लगाऊंगा, इस सेल से आई धारा बहेगी, वो धारा इस परिपथ में इस तरह से प्रवाहित होगी। अब इस समय ये सेल क्या हो गया, बंद परिपथ में हो गया। इस समय इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग इसकी टर्मिनल वोल्ट का कहलाती है। देखिए क्या है, जब सेल बंद परिपथ में होता है, बंद परिपथ में होता है, अर्थात सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता V कहते हैं, सेल की टर्मिनल वोल्टता V कहते हैं, इसको V से लिखेंगे। जब सेल क्या होता है, क्या बंद परिपथ में होता है, उस समय इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उस विभवांतर को अपने सेल की क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टता, और इसको V से लिखेंगे। अब बेटा टर्मिनल वोल्टता का जो मान है, इस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टता का जो मान है वो विद्युत वाहक बल से कम होगा। अब ये कितना कम होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अपने काम की चीज है, क्योंकि ये धारा जो है फिर इस तरह से इस विद्युत अपव्यय में से प्रवाहित होकर ऐसे जाएगी। तो अपने पास इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, I है, R है। जब इसमें से I धारा बहेगी तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, विभव पतन होगा, विभवपात या विभवांतर उत्पन्न होगा। ये विभवपात जो है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, इन दोनों मतलब विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता है। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E टर्मिनल वोल्टता से अधिक होगा और इनका जो अंतर है, आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा या विभवपात के बराबर होगा। इसको विभव पतन भी बोल देते हैं, विभवपात भी बोल देते हैं। मैंने सिंपल सा शब्द विभवांतर यूज किया। इसका मतलब अपने पास हो जाएगा E माइनस बी इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा IR। इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास आ गया कितना बेटा, E माइनस बी इज इक्वल टू IR। ये जब अपने इस सेल को अपने काम में ले रहे हैं तब ऐसी स्थिति होती है। अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, और इस पर क्वेश्चन आते होते हैं, बोर्ड में भी आता है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट लगा के इसको याद रखना चाहिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने कंडीशन पढ़ रहे हैं। क्या, जब सेल को आवेशित किया जाता है, जब
सेल को आवेशित किया जाता है। आवेशित कैसे करते हैं? आवेशित किया जाता है, किया जाता है। ये तो क्या है, सेल धारा दे रहे हैं। जब अपने सेल को धारा देते हैं तो आवेशन होता है। ये तो सेल धारा दे रहा है अपने को। अगर इस सेल को धारा दी जाए तो वो आवेशन कहलाता है। जब सेल को आवेशित किया जाता है अर्थात सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, तो अपने पास विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। जब सेल को आवेशित किया जाता है, याद रखना बेटा इसको अच्छी तरह से, तब अपने पास होता है V माइनस E इज इक्वल टू IR। दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब सेल को अपने काम में लेते हैं तब अपने पास ये रिलेशन होता है इन दोनों में, लेकिन जब सेल को अपने आवेशित करते हैं अर्थात सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तब अपने पास ये कंडीशन अप्लाई होती है। और इस कंडीशन के बेटा बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और अपने बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ये था अपने पास सेल क्या है, यानी अपने सेल की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा है। सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेल का अपने पास EMF क्या होता है और सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या है। वीडियो को पूरा देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।